फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरा नीम तारीख था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। दाईं तरफ दीवार के साथ एक पड़ी हुई कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ पड़ा था। दरिया पलट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे में वो किसी से टकरा कर गिर पड़ी। उसके हलक से खौफनाक चीख निकली। उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने देव कामत खामोश खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी सुर्ख आंखों से शोले बरस रहे थे। दरियाब इंतहाई दहशतज़दा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। बच्चों की आंखें और गांव के रास्ते शाम होते ही बंद हो जाते हैं। दरियाब को इस कहावत पर कभी यकीन नहीं आया था। वो शहर की परवरदा थी, जहां शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही बरकी कमकमे जगमगा उठते हैं। हर घर में टेलीविज़न चलते रहते हैं और बच्चे कभी रात 11-12 बजे से पहले आंखें बंद नहीं करते। ज़माना बहुत तरक्की कर गया था। अब गांव देहात भी बरकी रोशनियों से मुनव्वर हो गए थे। दूर दराज के इलाकों तक पुख्ता सड़कें बन चुकी थी, जिन पर बड़ी बड़ी बसों और दीगर हर किस्म के ट्रैफिक की आमदोरफ्त दिन रात जारी रहती है। इस तरह ये कहावत भी बिल्कुल बेमानी होकर रह गई थी, क्योंकि आजकल ना तो बच्चों की आंखें सरे शाम बंद होती हैं और ना ही शाम का अंधेरा फैलने के बाद गांव के रास्ते बंद होते थे। यूं भी ये टेक्नोलॉजी का दौर है। एक तरफ इंसान ज़मीन की गहराइयों के रात दरियाफ़त करता है, तो दूसरी तरफ खला की बेकरां वसअतों में नई नई कहकशाएं दरियाफ़त कर रहा है। पुरानी कहावतें और मुहावरे अब दम तोड़ चुके हैं। लेकिन उस शाम जब दरियाब पहाड़गंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी, तो अचानक ही ये कहावत जहन में उभर आई थी कि बच्चों की आंखें और गांव के रास्ते शाम होते ही बंद हो जाते हैं। उस वीरान और सुनसान रेलवे स्टेशन पर कदम रखने के बाद उसे उस कहावत की सच्चाई का एहसास होने लगा था। ये मुसाफिर ट्रेन आमतौर पर 5 बजे यहाँ पहुँचा करती थी, लेकिन 20-22 मील पीछे इंजन खराब हो गया था और ट्रेन वीराने में रुक गई थी। ब्रांच लाइनों पर चलने वाली ट्रेनों का हाल वही लोग जानते हैं जो उन पर सफ़र करते हैं। सदियों पुराने स्टीम इंजन, जिन्हें यूरोपीय ममालिक अजायब घरों की जीनत बना चुके हैं, यहाँ अब भी इस्तेमाल होते हैं। ब्रांच लाइन पर किसी सफ़र की कामयाबी का इन्हिसार स्टीम इंजन के मूड पर होता है। ये भूतों जैसे काले इंजन भी बड़े मनमौजी थे। मूड हुआ तो खरामा खरामा चलते रहे, मूड बिगड़ा तो मुसाफिरों के मूड की परवाह किए बगैर ही कहीं रुक गए। उस काले इंजन का मूड भी शायद बिगड़ गया था और ट्रेन वीराने में रुक गई थी। उस वक़्त 3 बजे थे। चिलचिलाती धूप और शिद्दत की गर्मी में ट्रेन के मुसाफिर बदहाल हो रहे थे। बाद लोग खुलकर रेलवे इंतज़ामिया को बुरा भला कह रहे थे। ट्रेन की बोगियों की हालत इंजन से भी बदतर थी। ना पानी था और ना पंखे। गर्मी और प्यास की शिद्दत से बच्चों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। बहुत से लोग बच्चों को लेकर ट्रेन से उतर गए। रेल की पटरी से चंद गज दूर दरख्तों के साए में बैठे रेलवे इंतज़ामिया को कोस रहे थे। दरियाब जिस बोगी में बैठी थी, उसमें औरतें और बच्चे भीड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे। दरियाब की सीट अगरचा खिड़की के साथ थी। जब तक ट्रेन चलती रही थी, हवा लगती रही, मगर अब वो तेज धूप की जिद में थी। जिस्म झुलस रहा था और धूप सुइयों की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। पसीना कैंचुओं की तरह उसके जिस्म पर रेंग रहा था। पसीने में भीगी हुई लान की कमीज उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। उस कंपार्टमेंट में भरी हुई तमाम औरतें देहाती थीं। बच्चों के साथ ये औरतें भी चीख चिल्ला रही थीं। दरियाब के साथ वाली सीट पर एक नौजवान देहाती औरत बैठी हुई थी। उसने शोक रंगों और बड़े बड़े फूलों के प्रिंट वाला रेशमी लिबास पहन रखा था। उसकी उम्र अगरचा 16 साल से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो शादीशुदा थी और उसकी गोद में 5-6 माह की एक बच्ची भी थी। गर्मी से बच्ची का बुरा हाल था। वो मसलसल रो रही थी। उस औरत के एक हाथ में खजूरी पंखा था, जिससे वो मसलसल जल रही थी। रास्ते में उस औरत से दरियाब का तारफ़ हो चुका था। वो चंद हफ्ते अपने मेके में रहने के बाद ससुराल जा रही थी।
اس کی منزل پہاڑ گنج سے 2 اسٹیشن آگے تھی۔ اس معصوم بچی کی حالت دیکھ کر زریاب کو ترس آ رہا تھا۔ 1-2 مرتبہ اس نے بھی بچی کو گود میں لے کر بہلانے کی کوشش کی تھی، مگر بچی کا رونا بند نہیں ہوا۔ بچی گرمی سے رو رہی تھی اور اسے لے کر ان درختوں کے نیچے چلی جاؤ، وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زریاب نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، چلو میں بھی چلتی ہوں، گرمی کے مارے برا حال ہے۔ وہ دونوں ٹرین سے اتر آئیں اور چند گز دور ٹہلی کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اس عورت نے دوپٹہ اپنے جسم پر پھیلا لیا اور بچی کو دودھ پلانے لگی۔ گرمی کے ساتھ بچی کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ ڈرائیور اور 2 فائر مینوں کے ساتھ ٹرین کا گارڈ بھی انجن کی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید خرابی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت سے مسافر ٹرین سے اتر کر انجن کے قریب جمع ہو چکے تھے۔ بالآخر 2 گھنٹوں کے بعد انجن ٹھیک ہو گیا۔ ایک فائر مین وسل بجانے لگا۔ وسل کی آواز سن کر درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے مسافر ٹرین پر سوار ہونے لگے۔ گارڈ ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آوازیں دے کر پوچھ رہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ تمام مسافر ٹرین میں سوار ہو چکے ہیں تو وہ بھی اپنے ڈبے پر چڑھ گیا۔ دروازے میں لٹک کر اس نے سیٹی بجائی اور ہری جھنڈی لہرانے لگا۔ پہاڑ گنج اسٹیشن پر یہ ٹرین 5 کی بجائے 7:15 بجے پہنچی۔ اس اسٹیشن پر زریاب کے علاوہ صرف ایک مسافر اترا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس نے ایک گٹھری سر پر اٹھا رکھی تھی۔ ٹرین 1 منٹ رکنے کے بعد آگے روانہ ہو گئی۔ وہ آدمی بھی ریلوے لائن پار کر کے اسٹیشن کے دوسری طرف کھیتوں میں پگڈنڈی کی طرف چلا گیا تھا۔ زریاب اکیلی رہ گئی اور وہ متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت چھوٹا سا اسٹیشن تھا، پلیٹ فارم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ریل کی پٹری کے ساتھ زمین ہموار کر کے اسے پلیٹ فارم کا نام دیا گیا تھا، جس کے دونوں سروں پر پہاڑ گنج کے نام کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ زریاب کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس اسٹیشن کو پہاڑ گنج کا نام کیوں دیا گیا، جبکہ میلوں دور تک یہاں کسی پہاڑ تو کیا ٹیلے تک کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف تاریکی اور سناٹا تھا۔ ریلوے لائن کے ایک طرف کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ وہ آدمی ادھر ہی گیا تھا، یقیناً اس طرف کوئی بستی ہوگی، جبکہ دوسری طرف جنگل سا نظر آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر کسی زی روح کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیا، جبکہ پلیٹ فارم کی لمبائی کے وسط میں 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ یہی اس ریلوے اسٹیشن کی عمارت تھی۔ ایک کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے لالٹین کی زرد روشنی جھلکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ چاروں طرف تاریکی اور سناٹا تھا۔ زریاب کے دل پر اب ہلکا سا خوف طاری ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کی۔ اس کی منزل پہاڑ گنج ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، اسے سندس محل جانا تھا۔ یہ دراصل ایک قدیم حویلی تھی جس کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ ریلوے اسٹیشن سے کس طرف اور کتنے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ ٹرین سے اترے گی تو ایک آدمی اس کا منتظر ہوگا جو اسے سندس محل تک پہنچا دے گا، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا تھا۔ زریاب کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو صدیوں پہلے اس علاقے میں آ کر آباد ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جب سکندر اعظم کا لشکر دنیا کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوا ایران میں خودستان کے مقام پر پہنچا تو اس کا ایک دستہ بچھڑ کر راستہ بھول گیا اور بھٹکتا ہوا افغانستان میں ہرات کی طرف نکل گیا۔ ہرات پہنچنے تک اس یونانی فوجی دستے کے بہت سے سپاہی راستے کی کٹھنائیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے یا حادثات کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے تھے۔ صرف 7 آدمی ہرات پہنچ سکے، جہاں انہوں نے شہر سے دور پہاڑی غاروں میں پناہ لی۔ وہ کئی سال تک ان پہاڑی غاروں میں پڑے رہے اور قرب و جوار کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوٹ مار کر کے آباد ہوتے چلے گئے۔ ان میں سندس نامی ایک سپاہی کچھ عرصے ہرات میں آباد رہا اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان کے دشوار گزار پہاڑوں سے ہوتا ہوا اس میدانی علاقے میں نکل آیا اور ایک چھوٹی سی بستی میں آباد ہو گیا۔ اس نے اس بستی کی ایک عورت سے شادی کر لی اور اس کی نسل پھلتی پھولتی رہی۔ یہ خاندان سندس خاندان کے نام سے مشہور ہو گیا۔
सुंदस खानदान के मर्द बड़े गबरू जवान थे। उनका जद्दे अमजद एक जंगजू था। मारधाड़ उनकी फितरत में भी शामिल थी। वो ताकत के बलबूते पर उस इलाके पर छाते चले गए और पूरे इलाके की ज़मीनों पर काबिज हो गए। ज़माने की तरक्की के साथ साथ सुंदस खानदान के अफराद खेती बाड़ी छोड़कर शहरों का रुख करने लगे। फिर पता नहीं कैसे यह खानदान सिमटने लगा, उनकी नस्ल नापीद होने लगी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उस नस्ल के ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो गया। ज़रियाब का तलक भी उसी ख़ानदान से था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका कोई बहन भाई नहीं था। उसने आला तालीम हासिल की। फिर एक रोज़ उसका बाप एक सियासी हंगामे में गोली का निशाना बनकर हलाक हो गया। ज़रियाब और उसकी माँ अकेली रह गईं। रुपये पैसे की उनके पास कमी नहीं थी। ज़रियाब के बाप का लंबा चौड़ा कारोबार था जिसे मुलाजिम संभाले हुए थे। एक रोज़ किसी किताब में ज़रियाब ने सुंदस खानदान के बारे में पढ़ा। मुसन्नफ़ ने उस खानदान के बारे में बड़ी उलझी हुई बातें कही थी। एक जगह उसने लिखा था कि उस खानदान के जद्दे अमजद का तलक सिकंदर आज़म के लश्कर से था और दूसरी जगह उसका तलक तातारियों से भी जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोई ऐसा मुस्तंद हवाला पेश नहीं कर सका था जिससे साबित होता कि इस खानदान का तलक दरअसल सिकंदर आज़म से था या तातारियों से। अलबत्ता उसने आखिर में ये अंदेशा ज़रूर ज़ाहिर किया था कि यह कदीम नस्ल कहीं ख़त्म ना हो जाए। ज़रियाब अपने ख़ानदान के बारे में तहक़ीक़ करने की ठान ली और ये अहद कर लिया कि वो सुंदस ख़ानदान की हकीकी तारीख़ को सामने लाएगी। उसने लोगों से राब्ते शुरू कर दिए, अखबारात में इश्तिहार दिए कि कदीम सुंदस ख़ानदान से तअल्लुक़ रखने वाले अफराद उससे राब्ता कायम करें। लाइब्रेरियों में किताबें तलाश करने लगीं। शुरू ही में से उसे बड़ी मायूसी हुई, लेकिन फिर उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। तकरीबन 15 दिन पहले उसे एक ख़त मिला था। ये ख़त निमरान नामी किसी शख्स ने लिखा था। निमरान ने लिखा था कि उस ख़ानदान के बारे में उसके पास कुछ कदीम दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिनसे उसे खासी मदद मिल सकती है। वो खुद उसके मिलने के लिए आता, लेकिन वो ना सिर्फ बूढ़ा हो चुका था बल्कि बीमार भी है और तवील सफ़र करने के काबिल नहीं। इसलिए अगर ज़रियाब चाहे तो खुद आ जाए और वह इस तरह इस ख़ानदान की एक कदीम हवेली भी देख लेगी। निमरान ने लिखा था कि वो जब भी आना चाहे ख़त के ज़रिए इतला कर दे। उसका एक आदमी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेगा जो उसे हवेली ले आएगा। सुंदस ख़ानदान के बारे में रिसर्च ज़रियाब ने अपना मिशन बना लिया था। निमरान का ये ख़त उसके लिए अंधेरे में उम्मीद की किरण साबित हुआ। उसने फ़ौरन ही निमरान से मिलने का फ़ैसला कर लिया और एक हफ़्ता पहले उसे ख़त के ज़रिए अपने प्रोग्राम की इतला भी दे दी। अपने शहर से तकरीबन 200 मील दूर पहाड़गंज तक का ये सफ़र बड़ा तकलीफ़दा साबित हुआ था और यहाँ किसी को अपने इस्तकबाल के लिए मौजूद ना पाकर उसे ना सिर्फ मायूसी हुई थी बल्कि वो कुछ खौफ भी महसूस करने लगी। उसने एक हफ़्ता पहले निमरान को ख़त लिख दिया था। असूली तौर पर किसी न किसी को स्टेशन पर मौजूद होना चाहिए था। फिर दफ्तर ने उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। मुमकिन है कि ख़त निमरान को मिला ही ना हो और उसे पता ही ना हो कि ज़रियाब आज आ रही है। लेकिन अब क्या होगा, ये ख्याल बार बार उसे परेशान कर रहा था। रेलवे स्टेशन की छोटी सी इमारत के अलावा यहाँ कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। वो रात कहाँ गुजारेगी और उसकी चारों तरफ वीराना था। जो मुसाफिर उसके साथ ट्रेन से उतरा था वो भी देर हुई कहीं गायब हो चुका था। ज़रियाब उस तरफ देखने लगी, शायद वह बस्ती करीब हो और कोई रोशनी उसकी निशानदेही कर दे, लेकिन उस तरफ गहरी तारीकी थी। ज़रियाब खड़ी ये सब कुछ सोच रही थी कि अपने करीब ही हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ सुनकर बदहवास हो गई। मारे खौफ कि उसका दिल उछल कर हल्के में आ गया। वो आवाज़ की सिमत देखने लगी और उसे चंद कदम के फासले पर रेल की पटरियों के दरमियान एक कुत्ता उसकी तरफ देखते हुए गुर्रा रहा था। उसने कुत्ते को हश्कारा और झुककर अपना सूटकेस उठाने लगी। वो कुत्ता 2 कदम पीछे हट गया और अब वो गुर्राने की बजाय भौंकने लगा था। ज़रियाब सूटकेस उठाए स्टेशन की इमारत की तरफ चलने लगी। कुत्ता भी भौंकता हुआ उसके पीछे आ रहा था और ज़रियाब बार बार खौफज़दा अंदाज में मुड़कर उसे हश्कार रही थी। रेलवे स्टेशन की इमारत वहाँ से तकरीबन 50 गज दूर थी। ज़रियाब को अंदाज़ा नहीं था
کہ उस इमारत में कितने आदमी मौजूद होंगे और वो किस किस्म के लोग होंगे, लेकिन उसे बहरहाल ये उम्मीद तो थी कि उसके छोटे से रेलवे स्टेशन के मुलाजिम एक अजनबी खातून के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। वो तकरीबन 10 गज आगे बढ़ी और एक आदमी स्टेशन की इमारत से निकलकर उसकी तरफ आने लगा और उसके हाथ में लालटेन थी और जिसकी रोशनी सामने की तरफ पड़ रही थी। कौन हो तुम? और वो आदमी करीब आकर रुक गया। मैं मुसाफिर हूँ, ट्रेन से उतरी हूँ, ज़रियाब ने जवाब दिया। नस्वानी आवाज़ सुनकर वो आदमी चौंक सा गया और उसने लालटेन ऊपर उठाकर रोशनी उसके चेहरे पर डाली, फिर लालटेन को ऊपर से नीचे हरकत देता हुआ उसके सरापे का जायज़ा लेने लगा। अब कौन है बीबी और कहाँ जाना है आपको? उस शख्स ने पूछा। मैं इस ट्रेन से उतरी थी और मुझे दरअसल सुंदस महल जाना है। मुझे बताया गया था कि मुझे लेने के लिए कोई ना कोई आदमी स्टेशन पर मौजूद होगा, मगर ट्रेन लेट होने की वजह से शायद वो मायूस होकर वापस चला गया हो, ज़रियाब ने जवाब दिया। सुंदस महल? और वो एक बार फिर चौंक गया। सुंदस महल से कोई आदमी यहाँ नहीं आया, आइए आप मेरे साथ आइए। ज़रियाब उसके साथ उस छोटे से कमरे में आ गई जहाँ टूटी फूटी मेज़ पर एक और लालटेन जल रही थी। ज़रियाब कमरे में इधर उधर देखने लगी और एक तरफ एक बहुत बड़ा मखसूस साखत का आहनी संदूक पड़ा था। ऐसे आहनी संदूक सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर ही नजर आते हैं। एक दीवार की खौंटी पर आहनी तारों का एक रंग टंगा हुआ था और जिससे चमड़े का एक छोटा सा पाकट मुंसलिक था। उस रंग को रेलवे की इस्तिलाह में गोला कहा जाता है। एक्सप्रेस ट्रेनें छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। उस रंग के चरमी पाकट में मीमो डालकर रेलवे लाइन के करीब एक स्टैंड पर लटका दिया जाता है। एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन का ड्राइवर या फायरमैन उसे उचक लेता है और उस रंग के अलावा एक नक्शा आवीज़ा था जिस पर उस स्टेशन की रेल की पटरियों की पोजीशन वाज़े की गई थी। मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेते हुए ज़रियाब की नज़रें उस शख्स की तरफ उठ गईं जो उसे यहाँ लाया था। वो नीली वर्दी पहने हुए था जिसका मतलब था कि वह स्टेशन का पॉइंटमैन या निचले दर्जे का मुलाजिम था। लेकिन ज़रियाब की नज़रें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मारे खौफ के उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। पूरे जिस्म पर चूंटियाँ सी रेंगती हुई महसूस होने लगीं। अजीब सी शक्ल थी उसकी, पिचकी हुई नाक, उभरे हुए रुखसार, बदे मोटे मोटे हाथ, थोड़ी बेहद चौड़ी और चिपटी सी। सबसे हैरत अंगेज उसकी आंखें थी, तिरछी आंखें। ज़रियाब ने आज तक किसी इंसान के चेहरे पर ऐसी आंखें नहीं देखी थी। अलबत्ता एक अंग्रेज़ी फिल्म में कलाई मखलूक की आंखें इस तरह तिरछी थीं। मेरा नाम शगन है और मैं इस स्टेशन पर पॉइंट मैन हूँ बीबी जी, उस शख्स ने अपना तारफ़ कराते हुए कहा। आप यहाँ बैठिए, मैं स्टेशन मास्टर को बुलाकर लाता हूँ। ज़रियाब ने इधर उधर देखा। मेज़ के सामने लकड़ी की एक पुरानी सी कुर्सी पड़ी थी जिसकी सीट की बेशतर तारें टूटकर लटकी हुई थीं और वह कुर्सी पर इस तरह बैठ गई कि सीट पर ज़्यादा बोझ न पड़े। शिकन नामी अजीबोगरीब हैबत का मालिक वो शख्स कमरे से बाहर निकल गया। ज़रियाब कुर्सी पर बैठी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे की तरफ देखते ही चौंक गई। वही कुत्ता दरवाजे के सामने खड़ा थूथनी उठाए उसकी तरफ देख रहा था। ज़रियाब के दिलो दिमाग पर एक बार फिर खौफ सा तारी होने लगा। कुत्ता चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर वो होले होले गुर्राने लगा। उसके नोकीले दांत और सुर्ख जुबान देखकर ज़रियाब का कांप उठी। उसने इधर उधर देखा। मेज़ के करीब दीवार के साथ एक डंडा पड़ा हुआ था। उसने लपक कर वो डंडा उठा लिया। कुत्ता उसके हाथ में डंडा देखकर वहाँ से भाग निकला। ओए चल भाग यहाँ से। और बाहर से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही कुत्ते की च्याओं च्याओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसके कुछ ही देर के बाद शगन अंदर दाखिल हुआ। स्टेशन मास्टर साहब तो खाना खाने के लिए अपने क्वार्टर में चले गए हैं। आइए आप उनके कमरे में बैठ जाइए, मैं कुछ देर के बाद उन्हें बुला लाऊंगा, शगन ने कहा और बदहैबत होने से कतई नज़र उसके लहजे में बड़ी शाइस्तगी थी। ज़रियाब ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा मेज़ पर रख दिया और अपना सूटकेस उठाकर उसके साथ उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई। यह स्टेशन मास्टर का कमरा था। यहाँ भी एक लालटेन रोशन थी। ये कमरा स्टेशन मास्टर का दफ्तर भी था और बुकिंग ऑफिस भी। एक खिड़की के करीब काउंटर की तरह लकड़ी का चौड़ा सा तख्ता लगा हुआ था जिसकी एक तरफ अलमारी की तरफ खुलने वाला वो आहनी संदूक रखा था जिसमें टिकट रखे हुए थे। उसके करीब ही टिकटों पर तारीख पंच करने वाली मशीन भी थी
खिड़की बंद थी। उसके बाहर की तरफ गालबन बरामदा भी था। कमरे में दूसरी तरफ एक मेज़ थी जिस पर 2-3 रजिस्टर रखे हुए थे और एक तरफ वो आला नस्ब था जिसमें दूसरे स्टेशन से बात की जा सकती थी और उस कमरे में 2 कुर्सियां थीं। आप बैठिए बीबी जी, शगन ने कहा। प्यास लग रही है तो पानी पिलाऊं? हाँ, एक गिलास पानी मिल जाए तो बहुत शुक्रगुजार होंगी, ज़रियाब ने कहा। शगन ने मेज़ पर रखा हुआ शीशे का गिलास उठाया और बाहर रखे हुए मटके से पानी ले आया। ज़रियाब एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर गई। मौसम गर्म होने के बावजूद पानी ठंडा था। सुंदस महल यहाँ से कितनी दूर है? ज़रियाब ने खाली गिलास मेज़ पर रखते हुए पूछा। तकरीबन 4 कोस का फासला है। पूरा रास्ता जंगल में से गुजरता है, शगन ने जवाब दिया। चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर बोला, आप इस हवेली में क्यों जाना चाहती हैं बीबी जी? माफ़ कीजिए, ये एक ज़ाती सा सवाल है, मगर पूछे बगैर नहीं रह सका। वो हमारी ख़ानदानी हवेली है, ज़रियाब ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। वहाँ हमारे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, नमरान सुंदस, और मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। तुमने ये नाम सुना होगा, देखा भी होगा। सिर्फ नाम सुना है, कभी देखा नहीं, शगन ने जवाब दिया। यहाँ कुर्बो जवार में कोई बस्ती नहीं? ज़रियाब ने पूछा। स्टेशन की दूसरी तरफ तकरीबन 2 कोस के फासले पर एक गांव है, मगर उस गांव वाले इस तरफ बहुत कम आते हैं। अगर उन्हें कभी ट्रेन में सफ़र करना हो तो उससे आगे वाले स्टेशन पर जाते हैं। वो उस स्टेशन से गांव तक से तकरीबन 5 कोस के फासले पर है। स्टेशन के साथ एक कस्बा भी है और वहाँ से गांव आने जाने के लिए तांगे और रेड़े मिल जाते हैं। उस गांव के अलावा हमारे उस स्टेशन के कुर्बो जवार में कोई और बस्ती नहीं है। अलबत्ता जंगल में वो कदीम हवेली है जिसे आप सुंदस महल कह रही हैं, लेकिन कोई उस तरफ नहीं जाता। उस हवेली के बारे में बड़ी अजीबोगरीब दास्तानें मशहूर हैं। लोग उस तरफ आते जाते हुए डरते हैं और यूँ भी उस तरफ कोई बस्ती तो है ही नहीं। अजीबोगरीब दास्तानें। ज़रियाब ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं समझी नहीं। वो हवेली नमरान नामी एक जागीरदार की मलकियत है, शगन ने कहा। बड़ी लंबी चौड़ी जागीर है उसकी। ये रेलवे लाइन भी उसकी जागीर से गुजरती है। हुकूमत सालाना टैक्स देती है उसे। मीलों में फैली विस्ज की जागीर। सुना है कि किसी ज़माने में ये जागीर बड़ी सरखेज़ हुआ करती थी, लेकिन नमरान के दादा के ज़माने से ज़मीनें वीरान होना शुरू हो गईं। काश्तकार ज़मीनें छोड़ छोड़ कर भागने लगे। लहलहाती फसलों की जगह खुद रू कांटे, झाड़ियाँ और दरख्त फैलते चले गए। नमरान के बाप ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की थी, मगर कामयाब ना हो सका और फिर नमरान ने यह कोशिश जारी रखी। सुना है कि जवानी में वो बड़ा जालिम आदमी था। बचे खुचे काश्तकार भी भाग गए। नमरान उनके जुल्म ने अपनी जागीर में बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। जागीरें वीरान होती चली गईं। अब चंद मुरब्बे रह गए हैं जिन पर काश्त होती है। बाकी ज़मीनों पर जंगल फैल गए हैं। और ये भी सुनने में आता है कि नमरान जालिम होने के साथ साथ अय्याश भी था। उसके लिए शहर से खूबसूरत औरतें बुलाई जाती थीं। अक्सर औरतों के बारे में ये सुना है कि हवेली में दाखिल होने के बाद वापस नहीं गई। उनका कोई सुराग नहीं मिला कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। और मुझे उस स्टेशन पर काम करते हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने जागीरदार नमरान को कभी नहीं देखा। सुना है कि वो गुज़श्ता 1 साल से बीमार है। महीने में 1-2 मरतबा शहर से डॉक्टर आकर उसे देख जाता है। अलबत्ता उसके मुलाजिम को मैंने देखा है। वो शहर आने जाने के लिए यहीं से ट्रेन पर सवार होता है और यहीं उतरता है। और वो भी बड़ा अजीब आदमी है और उसे कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा गया। तुम कहना चाहते हो कि वो हवेली पुर इसरार है? ज़रियाब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। और वैसे उस हवेली और निमरान के बारे में बातें सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठता जा रहा था। उसके जहन में ख्याल आया कि कहीं उसे भी तो धोखे से नहीं बुलाया जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी एक मर्तबा हवेली में दाखिल होने के बाद बाहर की दुनिया ना देख सकेगी। लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से झटक दिया। नमरान ने अपने ख़त में लिखा था कि वह बूढ़ा हो चुका है और तवील अरसे से बीमार है। शगन की बातों से भी उसकी तस्दीक हो गई थी। भला एक बीमार बूढ़े से उसे क्या ख़तरा हो सकता है। और फिर वो एक मिशन लेकर निकली थी। अपने ख़ानदान की हकीकी तारीख मुरतब करने के लिए वो छोटे मोटे ख़तरात से बआसानी निमट सकती थी। तालीम के दौरान उसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हासिल की थी। ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद उसने सेकंड डान और फिर थर्ड डान की डिग्री भी हासिल की थी। उसने कई बड़े बड़े मुकाबले जीते थे और वह अपने दुश्मनों से निमटना खूब जानती थी।
اور پھر حویلی میں سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ وہ تو نمران کے پاس موجود اس خاندان سے متعلق دستاویزات دیکھنے جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں بی بی جی؟ اوہو کچھ نہیں، زریاب شگن کی آواز سن کر چونک گئی۔ یہاں اگلی ٹرین کب آتی ہے؟ اس نے بے دریغ پوچھا۔ اگلی گاڑی اب صبح 4 بجے درویش پور کی طرف سے آئے گی اور اس سے پہلے کوئی مسافر گاڑی نہیں۔ البتہ 2 بجے کے لگ بھگ ایک مال گاڑی آنے والی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مال گاڑی روک کر آپ کو گارڈ کی بریک میں بٹھایا جا سکتا ہے، شگن نے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، زریاب نے کہا۔ میں تو بہت دور سے آئی ہوں، نمران سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ کیا اس وقت وہاں جانے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ نہیں بی بی جی، شگن نے نفی میں سر ہلایا۔ اس اسٹیشن پر صرف 3 آدمی ہیں، ایک اسٹیشن ماسٹر، ایک میں اور تیسرا ایک پوائنٹ مین۔ میرا خیال ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ راستہ بھی خطرناک ہے، جنگل میں بھیڑیوں اور سوروں کا بھی خطرہ ہے، لیکن میں اسی وقت وہاں جانا چاہتی ہوں، زریاب نے کہا۔ میں اسٹیشن ماسٹر صاحب کو دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ کھانا کھا چکے ہوں گے، شگن کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ زریاب نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، 7:45 بجے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد شگن اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ واپس آ گیا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اور اس نے بھی نیلی وردی پہن رکھی تھی، ڈھیلا ڈالا پاجامہ اور ڈھیلی ڈھالی قمیص۔ اسٹیشن ماسٹر نے سفید پتلون اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ بی بی آپ اس وقت حویلی کیوں جانا چاہتی ہیں؟ وہ زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شگن نے غالباً اسے زریاب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس وقت حویلی کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیں، رات میرے کوارٹر میں گزار لیں، صبح ہم میں سے کوئی بھی آپ کو وہاں چھوڑ آئے گا، اور ویسے بہتر تو یہی ہے کہ آپ حویلی جانے کا خیال ہی ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو 2 بجے والی مال گاڑی سے بھجوایا جا سکتا ہے۔ نہیں، زریاب نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، میں خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے تو نہیں آئی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تو مجھے راستہ بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے پیروں کے قریب رکھا ہوا سوٹ کیس بھی اٹھا لیا تھا۔ اگر آپ اس وقت جانا بہت ضروری ہی سمجھتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ چند منٹ رک جائیے، میں آتا ہوں، تیسرے آدمی نے کہا، اور اس کا نام کمال تھا۔ وہ تیزی سے دفتر سے نکل گیا اور اس کی واپسی میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ ہوائی چپل اتار کر جوتے پہن کر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی تھی، جس کے سرے پر گنڈاسے کی طرح تقریباً 1 فٹ لمبا اور بالشت چوڑا کلہاڑی کا پھل لگا ہوا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر دوسرے ہاتھ میں زریاب کا سوٹ کیس پکڑ لیا۔ چلیے بی بی جی، اس نے کہا اور پھر اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں مال گاڑی کے وقت سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ اسٹیشن ماسٹر نے زریاب کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی کمال کے ساتھ دفتر سے باہر نکل آئی۔ اسٹیشن کی عمارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر 3-4 کوارٹر تھے، جن کے گرد سوکھی ہوئی جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ان کوارٹر کی پشت سے ہوتے ہوئے ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ اس وقت چاند نکل آیا تھا۔ میلی سی چاندنی میں ماحول کچھ اور پر اسرار اور خوفناک ہو گیا۔ قد آور درخت بھوتوں کی طرح جھومتے ہوئے لگ رہے تھے۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ یہاں راستہ بھی کسی حد تک کشادہ ہو گیا تھا۔ درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر سنسناتی ہوئی ہوا اور حشرات الارض کی آوازیں زریاب کے دل پر خوف طاری کر رہی تھیں۔ وہ کمال کے ساتھ قدم ملا کر چلتی رہی۔ کمال بھی خوف زدہ تھا اور وہ دونوں اپنا خوف ظاہر کرنے کے لیے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ کمال اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ 15 سال سے اسے اس چھوٹے سے اسٹیشن پر کام کر رہا ہے اور اس کا گھر درویش پور میں ہے، اور وہ مہینے میں 1 بار گھر چلا جاتا ہے۔ ان 15 برسوں کے دوران اس نے جاگیردار نمران کو صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے اسٹیشن آیا تھا اور دوسری مرتبہ انہیں چھوڑنے کے لیے۔ یہ بھی کئی سال پہلے کی بات تھی۔ نمران کے پاس موٹر کار تھی۔ اگر اسے کہیں آنا جانا ہوتا تو موٹر کے ذریعے جنگل کے اوپر والے راستے سے درویش پور چلا جاتا اور وہاں سے کسی ایکسپریس ٹرین پر سفر کرتا۔ پچھلے 1 سال سے وہ یہی سنتا آیا تھا کہ نمران بیمار ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ کمال خاموش ہوا تو زریاب کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو،
और उसने तेजी से पीछे घूमकर देखा, कोई नहीं था। हालांकि उसने कदमों की चाप साफ तौर पर सुन ली थी और वो उसे अपना वहमा समझकर कमाल के साथ दोबारा तेज तेज चलने लगी। तकरीबन निसफ मील का फासला और तय हो गया और फिर अचानक अपने करीब किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनकर वो उछलकर कमाल के करीब हो गई और उसका दिल उस तेजी से धड़कने लगा था जैसे सीने की हड्डियों का पिंजर तोड़कर बाहर निकल आएगा। कोई भेड़िया है, कमाल ने कहा, और तुम उस तरफ आ जाओ और तेज से चलने की कोशिश करो और ये सूटकेस संभाल लो ताकि अगर भेड़िया हमला आवर हो तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं। उसने उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और सूटकेस में अगरचा 2-3 जोड़े कपड़े और एक डायरी थी, मगर दरियाब को यह सूटकेस उस वक़्त मनोवजनी लग रहा था। वो कमाल के साथ तेज तेज कदम उठाकर चलने की कोशिश करती रही। भेड़िए के रोने के बाद अब दूर होती जा रही थी। दरियाब को एक बार फिर अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई देने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, अगरचा कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ना जाने क्यों दरियाब को यह यकीन हो गया था कि इस तारीख जंगल में कोई उनका ताक़ब कर रहा है और वो कोई जानवर नहीं हो सकता। इंसानी कदमों की आवाज़ वो पहचानती थी। उसके दिल पर खौफ कुछ और गहरा होता जा रहा था। और कितनी दूर जाना होगा कमाल, दरियाब ने कपकपाते हुए लहजे में पूछा। वो कमाल के साथ साथ चल रही थी। तकरीबन 2 मील, कमाल ने जवाब दिया, और डरो मत, मेरे साथ साथ चलती रहो। वो तेज तेज चलते रहे। कमाल ने खौफ का असर ज़ाहिर करने के लिए टप्पे गाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ बड़ी पाटदार थी और कुछ ही देर के बाद किसी भेड़िए के रोने जैसी आवाज़ भी उस आवाज़ में शामिल हो गई। खौफजदा होने के बावजूद दरियाब के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन निसफ मील का फासला और तय होने के बाद वो एक छोटी सी नदी पर पहुंच गए। वहां छोटी सी पुलिया थी और पुलिया पर से गुजरते हुए दरियाब ने नदी की तरफ देखा। गदले पानी में चांद का धुंधला अक्स लरसता हुआ नजर आ रहा था। उसी लम्हे दरियाब फिर उछल पड़ी। बाईं तरफ ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी जैसे किसी ने छलांग मारकर नदी पार की हो। धब की आवाज़ ने उसे साफ तौर पर सुनी थी। कमाल, वो लड़ती हुई आवाज़ में बोली, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कई मरतबा कदमों की आवाज़ सुनी थी। अभी अभी ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी जैसे किसी ने छलांग लगाकर नदी पार की हो। धब की आवाज़ मैंने भी सुनी थी, कमाल ने कहा। मुमकिन है कि कोई जानवर हो। वैसे ये भेड़िए बड़े चालाक होते हैं, दूर तक अपने शिकार का पीछा करते हैं और गाफल पाकर हमला कर देते हैं। हो सकता है कि ये भी कोई भेड़िया हो, लेकिन उसे हम पर हमला करने का मौका नहीं मिल सका। नहीं, वो कोई जानवर नहीं हो सकता। दरियाब के लहजे में खौफ नुमाया था। हवेली अब कितनी दूर रह गई है? अब ज़्यादा दूर नहीं है, तेज़ तेज़ चलती रहो, कमाल ने जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वैसी जगह पहुंच गए जहां वो रास्ता दाएं तरफ मुड़ गया था। कमाल ने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में टप्पे गाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर के बाद दरख्त छदरे होने शुरू हो गए और फिर अचानक ही दरियाब के कदम रुक गए। कमाल भी रुक गया था। दरियाब सामने देख रही थी जहां ऊंची जगह पर वो हवेली नज़र आ रही थी। हवेली के खासे फासले पर थी। चांदनी में उसका ह्योला बड़ा पुरइसरार लग रहा था। उस हवेली को देखकर न जाने क्यों दरियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हाँ, वही जागीरदार नमरान की हवेली है, कमाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दरियाब के ख्याल में हवेली का फासला अब भी 2-3 फरलांग से कम नहीं था। वो दोनों चंद लम्हे वहाँ खड़े रहे और उसी लम्हे बाईं तरफ से झाड़ियों की खुश्क शाखें चीखने चटकने की आवाज़ें सुनाई दी। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई बहुत मोहतात होकर झाड़ियों में चलने की कोशिश कर रहा हो और सूखी हुई शाखें पैरों के नीचे आकर दब रही हों। चलो कमाल, दरियाब खौफजदा लहजे में बोली, चलो जल्दी चलो यहाँ से। और वो दोनों एक बार फिर तेज़ तेज़ चलने लगे। अभी उन्होंने तकरीबन 20 गज का फासला तय किया था कि बाईं तरफ एक बार फिर झाड़ियों में खुश्क शाखों के चटकने की आवाज़ सुनाई दी और इस मर्तबा कमाल भी सहम गया। उसे भी शुबा हुआ कि यह कोई जानवर नहीं हो सकता। कौन है इस तरफ? और उसका जुमला मुकम्मल नहीं हो सका। जनाटे की आवाज़ के साथ कोई चीज़ झाड़ियों की तरफ से आई और मध्यम चांदनी में वो चीज़ इस तरह चमकी जैसे बिजली कूद गई हो। दरियाब उसकी ज़िद में थी, मगर गैर इरादी तौर पर वो तेज़ी से नीचे झुक गई। बिजली का सा कूंदा उसके सर के ऊपर से गुजर गया और उसके साथ ही कमाल की एक खौफनाक चीख सुनाई दी।
कमाल चीख कर नीचे गिरा था और बुरी तरह तड़प रहा था। उसे देखकर दरियाब के मुंह से भी एक खौफनाक चीख निकल गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कमाल की तरफ देखने लगी, जो जमीन पर पड़ा हाथ पैर पटक रहा था। दरियाब अभी तक समझ नहीं सकी थी कि कमाल को क्या हुआ था, और वो उसे चीख कर गिरते देखकर खुद भी खौफजदा होकर चीखी थी। दरियाब आहिस्ता आहिस्ता कमाल के ऊपर झुक गई। कमाल बेहिस्सो हरकत हो गया था और ऊंधा पड़ा हुआ था। कमाल, कमाल क्या हुआ? दरियाब ने होले से पुकारा और फिर उसे पकड़कर सीधा कर दिया। उसके साथ ही उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वो फटी फटी आंखों से उस खंजर को देख रही थी जो कमाल के हल्क में प्यूसत था। खौफ की शिद्दत से दरियाब की टांगें थर थर कांपने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और मुड़कर उन झाड़ियों की तरफ देखने लगी जहां से वो खंजर फेंका गया था। झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई और दरियाब वहशियाना अंदाज में चीखती हुई हवेली की तरफ दौड़ने लगी। दरियाब को झाड़ियों में भी दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और अब उसमें कोई शक नहीं रहा था कि कोई शुरू हुई से उनका पीछा कर रहा था। इंतहाई खौफजदा होने के बावजूद ये ख्याल दरियाब के लिए सवालिया निशान बना हुआ था कि वो कौन हो सकता है। दौड़ते हुए रास्ते में पड़ी हुई एक शाख से उसका पैर उलझा और वो लड़खड़ा कर गिर गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। वो दोनों हाथ जमीन पर टिका कर बैठ गई और उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर बेपनाह खौफ था और वो इधर उधर देखने लगी। हवा से हिलती हुई झाड़ियां और दरख्तों की शाखें बड़ी खौफनाक तासर दे रही थीं। दफतन किसी भेड़िए के रोने की सी आवाज़ सुनकर वो कुछ और बदहवास हो गई और उसी वक्त दाएं तरफ से झाड़ियां हिलना शुरू हो गईं और दरियाब ने उस तरफ देखा और उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। एक साई ने झाड़ियों से निकलकर उस पर छलांग लगा दी थी। वो तेजी से एक तरफ पीछे हट गई और वो कोई भेड़िया था जिसने उसके ऊपर छलांग लगाई थी। अगर वो एक तरफ ना हट जाती तो उसकी जिद में आ जाती, लेकिन उसके एक तरफ हट जाने से भेड़िया अपनी ही झोंक में आगे निकल गया। लेकिन फिर वो दूसरे ही लम्हे संभल कर पलटा